हेलो। आज मैं लुसेंट का इतिहास बुक को कवर करने वाला हूँ। कंटिन्यू की क्लास रहेगी ये। आप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आपको नोटिस करवाऊँगा, और ये किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। अभी देखिए, आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, महाकाव्य तथा पुराणों में इंडिया को किसकी संतान कहा जाता था? तो भरत की संतान कहा जाता, ठीक है ना। भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था। अब ये पूछेगा कि इंडिया में कौन सा कबीला सबसे प्राचीन कबीला, इंडिया के किस कबीले के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा है? तो भरत कबीले के नाम पर इंडिया का भारत नाम पड़ा है, ठीक है ना। चलिए, प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। अब देखिए, इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन कबीले के लोग मतलब प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से जानते थे? तो जम्बू द्वीप अर्थात इसका जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है? जामुन का वृक्ष या फिर जामुन के द्वीप। अपने भारत में जामुन बहुत ही अधिक मात्रा में थे, इसलिए इसे जामुन का वृक्ष कहा जाता था। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे किस नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। इस जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, ठीक है ना, क्योंकि सा की जगह उनका हा का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए जब सा का यूज़ करते हैं तो हा निकलता है, इसलिए यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे पश्चिम में, ठीक है ना। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इंडिया, यूनानी भाषा से इंडे बना है, इंडियन, ठीक है ना। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। अब देखिए, कौन इसे दो भागों में बांटती है? पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला। विंध्य की पर्वत श्रृंखला इसे देश को, भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। देखो, पूर्व पश्चिम नहीं बांटती, उत्तर और दक्षिण बांटती है, ठीक है ना। दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन हो जाता है, यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। देखो, इसे दो भागों में किसने बांटा? कौन से ने? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला ने। और उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाली कौन सी है? उत्तर साइड में इंडो यूरोपियन। और द्रविड़ दक्षिण भाषा में बोलने वाली को बहुमत है, ठीक है ना। द्रविड़ तमिल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। तमिल हो गया, उड़िया हो गया, ये सब किस साइड में है? आपको किधर मिलेंगे? दक्षिण भारत में, ठीक है ना। मलयालम हो गया ये सब, और हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये आपको मिलेंगे कहाँ? ये आपको सिर्फ उत्तर भारत में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ, बांग्ला भी है, वो भी आपका द्रविड़ में ही आ जाता है। दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं उसे, ठीक है ना। हाँ, दक्षिण पूर्वी, इस तरह से। फिर गुजराती हो गया में इसी तरह। चलिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या बताया? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन और काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलाइड। देखो, ये 5 नाम है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसको 2-3 बार दोहरा देता हूँ,
जिससे आपको याद हो जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो पैलियो मेडिटेरेनियन, ये देखो 4 नाम हो गए। पैलियो मेडिटेरियन एक ही नाम है। काकेसाइड, निग्रोइड, मोंगोलाइड, ठीक है 5 हो गए पूरा 5। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मोंगोलाइड। मोंगोलाइड ये कहाँ के थे, मैं आपको मोंगोलाइड के बारे में बताता हूँ। मोंगोलाइड जो थे वो आपके क्या बोलते हैं, रशिया और चीन के बीच में एक मंगोल देश है, वहाँ के निवासी थे मोंगोलाइड। निग्रोइड ये थोड़े साउथ अफ्रीका के इधर से आए हुए ये लोग हैं निग्रोइड, इन्हें निग्रो कहा जाता है। और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका उधर के भी लोग काकेसाइड। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पोलियो मेडिटेरियन और मेडिटेरियन सी के साइड से आते हैं वो हो जाते हैं ये। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो ऑस्ट्रेलिया साइड से आए हैं वो हो जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, भारतीय इतिहास की को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस। देखो ये सबसे पहले जो भारत का इतिहास है, नहीं सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, जर्मन इतिहासकार को। जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में किसने बांटा था, क्रिस्टोफ सेलियरस क्रिस्टोफ सेलियरस। कब, 1638 से 1707 एडी तक। एनो डेमनी कहते हैं एडी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, क्रिस्टोफ सेलियरस क्या, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय मिलता है क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले एक भाग को शुरू करते हैं, प्राचीन भारत को। तो प्राचीन भारत में हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पता करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। सबसे पहले हमें इतिहास को जानने के लिए कि कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि प्राचीन भारत को कुछ अंश बचा होगा, जैसे कि उसके धर्म ग्रंथ हो गए, इतिहास ग्रंथ हो गए, विदेशियों ने उसका विवरण किया था, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हो गए जैसे कुछ सामान, तो उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। तो ठीक है ना, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत को। तो सबसे पहले हम इसका धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से इसके बारे में पता चलेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हमें भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद मिला है। हमें कौन सा धर्म ग्रंथ, वेद है, ठीक है ना, जो सर्व प्राचीन है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब ये देखिए, ये जो है वेदों की रचना संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। धर्म ग्रंथ वेद की रचना किसने करी थी, वेद की रचना कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किस चीज़ की रचना करी थी, तो वेद की रचना करी थी, ठीक है। वेद वसु सुदेव कटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किस चीज़ का उपदेश देता है, वेद वसु सुदेव कटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, संहिता। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। देखिए, भारत जो लोग हैं, भारतीय के जन्म के लोग हैं, उसे क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं और अपौरुष मानते हैं, ठीक है ना। इसे वेद वसुदेव कटुम्बकम का उपदेश देता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लगते हैं डेप्थ में, तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए
ठीक है ना, उपदेश देता है। किस चीज़ का उपदेश देता है? वेद वसुदेव कुटुम्बकम, वेद वसुदेव कुटुम्बकम, वेद वसुदेव कुटुम्बकम। कौन? तो वेद उपदेश देता है, ठीक है ना। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है, ठीक है ना। नित्य तथा अपौरुष किस चीज़ को मानती है? तो वेद को, ठीक है ना। ऋग्वेद। अब ये देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद किसे कहा गया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान ज्ञान को संग्रह को कहा जाता है। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, लाइन बाई लाइन ज्ञान को संग्रह कर ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें 10 मंडल और 1028 सूतक। अब पूछा जाता है कि आपको ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल होते हैं, ठीक है, 10 मंडल। और कितने सूतक होते हैं? तो 1028। वालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित, वालखिल्य पाठ को के 11 सूत्रों के सहित होता है, ठीक है ना। एवं कितनी ऋचाएँ होते हैं? तो 10,462। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और कई बार इसमें आदमी अटक जाता है क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देता, तो ठीक है ना। तो बच्चों अटक जाओगे आप। तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। मंडल है 10। एक बार और ये लाइन से याद करिए, देखिए 10 मंडल, 1028 सूतक, 10,462 ऋचाएँ, ठीक है ना। वालखिल्य पाठ के 11 सूतकों सहित, ठीक है ना। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहता जाता था? तो होत्र। इसे याद करिए, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र, 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखिए इस ऋग्वेद से क्या पता चलता है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली किससे पता चलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है ना। अब ये देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है ना। सूर्य मंडल में देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है ना। तो देखिए ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सावित्री, सूर्य देवता और सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के या फिर सामवेद के, किसमें? तो ऋग्वेद में किया गया है। और कौन से मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए तीसरे मंडल में है जो ना, वो सूर्य देवता और सावित्री के बीच का वार्तालाप के बारे में है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख के बारे में है। 9वें मंडल में देवता सोम, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको याद कर लीजिए, एक बार मन में आंखें बंद करिए और फिर याद करिए, क्योंकि ये एक ही बार में याद करने की चीज़ नहीं है, बार बार आपको इसको पढ़ते रहना पड़ेगा, जब तक याद रहेगा, ठीक है ना। और इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। खिल किसे कहा जाता है ऋग्वेद में? तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोत्तक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। ये देखिए चातुस्वर्ण, ये आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चातुस्वर्ण क्या है? तो चातुस्वर्ण क्या है? 4 वर्णों के बारे में ऋग्वेद में चर्चा करी गई है। कौन से हैं? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये चतुर्स है, चातुष्य वर्ण है, ठीक है ना। तो इसीलिए है, और ये ऋग्वेद में है किया गया है, और ये 10वें मंडल में किया गया है। देखिए तीसरे मंडल में किसके बारे में है? सावित्री के बारे में। 9वें मंडल में किसके बारे में है? सोम देवता के बारे में। और 8वें मंडल में है खील कहा जाता है ऋचाओं को, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो ये 4 जो चीज़ें, 4 मंडल जो है
10 में से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं मतलब एग्ज़ाम्स में। तो आइए हम इसके बारे में दोबारा से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। इसको क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, देखिए ये ऋग्वेद यहाँ कहा जा रहा है कि रचा हुआ है, ठीक है ना। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है, तो यहाँ पे उसका खंडन होता है। मगर ये वो मानते थे और अभी मानते हैं कि नहीं, ये उतना कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये मानते हैं कि ये भगवानों द्वारा लिखा गया है, कई कई बार ऐसा माना जाता है, मगर ये नहीं है, ठीक है ना। इनके रचयिता है, इनको कई बार कहा जाता है कि ये इनमें जो बातें बोली गई हो वो भगवानों द्वारा बोली गई है, तो ठीक है ना। और बहुत लंबे काल से ये चलता आया है, तो इससे ये लोगों की मान्यता है, तो मान्यता को क्या कहा जाए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम अपने पढ़ाई पे। तो हमने पढ़ लिया कि तीसरे मंडल में सावित्री के बारे में, नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में, सूर्य और सावित्री के बारे में तीसरे मंडल में, नौवें मंडल में सोम के बारे में, आठवें मंडल में खील हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, और चातुर्वर्ण समाज की ये 10वें मंडल में, ठीक है ना। तो हमने तीसरे, आठवें, नौवें और 10वें के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो यहीं तक रहेगा। चलिए ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद दूसरा। चलिए, तो ऋग्वेद, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। देखिए ये जो है ना, ऋग्वेद में के कई परिच्छेदों में अधन्य अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो गाय से है, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर अब अगले दिन पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर पढ़ाई करेंगे हम आगे। बाय।